नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा होनी चाहिए सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव और उसके निकल रहे नतीजों की कि द्रौपदी मुर्मू इस देश की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। लेकिन उसकी चर्चा हम 8 बजे से करेंगे। चर्चा दरअसल उसके पहले हम आज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचे घमासान की, जिसमें कोई स्वतंत्र देव सिंह पर आरोप लगा रहा है, कोई पूरे प्रदेश पर आरोप लगा रहा है, कोई पूरे प्रदेश के शासन व्यवस्था और ब्यूरोक्रेसी के विधायिका पर हावी होने की बातें कर रहा है। कहीं किसी के ओएसडी को हटाया जा रहा है, जिसके ओएसडी को हटाया जा रहा है वो दिल्ली दरबार में फरियाद कर रहे हैं, और जो मंत्री इस्तीफा दे रहा है वो राज्यपाल या मुख्यमंत्री को इस्तीफा प्रेषित नहीं कर देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे रहा है। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार सलमान खान के बिग बॉस के घर की तरह बनी हुई है, जहां सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ कानाफूसी ही सुनाई दे रही है। आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है, किसी को नहीं पता है कि आगे कौन सा खेल इसमें खेला जाना है। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी बिग बॉस का घर बन गई है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी बन गई है? और यदि ये बिग बॉस का घर है, यदि ये कोई केस स्टडी है, तो क्या इस केस स्टडी में, इस बिग बॉस के घर में, क्या योगी आदित्यनाथ की सत्ता सलामत दिखती है? क्या नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार का के अघोषित दावेदारी, जिसमें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का नाम है, हालांकि कुछ दिनों पहले तक देवेंद्र फडणवीस का भी नाम था, लेकिन एक झटके में देवेंद्र फडणवीस को स्टेपनी बना दिया गया, तो क्या योगी आदित्यनाथ को भी स्टेपनी बनाने की कोशिशें हो रही है? इन सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने छत्रपों को निपटाने की रणनीति पर इतनी सक्रियता के साथ, इतनी तेजी के साथ क्यों अमल करती है, चाहे वो नितिन पटेल हो या येदियुरप्पा हो, सुशील कुमार मोदी हो या देवेंद्र फडणवीस हो, छत्रपों को क्यों निपटाया जाता है? तो क्या अब अगली बारी शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ और वसुंधरा राजे की होगी? सब पर चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम साहब, साथ ही हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रंजीव जी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार जी। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कासिम साहब मैं आपसे कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है बीजेपी के अंदर, ये मुझे कहीं ना कहीं एक घमासान की याद दिला रहा है जो 1995 में गुजरात भाजपा में दिखा था, जब गुजरात भाजपा खजूरिया और हजूरिया में बटी हुई दिखी थी। खजूरिया मतलब जो लोग शंकर सिंह वाघेला के साथ खजुराहो चले गए थे, और हजूरिया मतलब वो लोग जो केशु भाई पटेल के सामने जी हजूरी करते थे। नरेंद्र मोदी भी उस घटना के एक पात्र बनाए गए थे, क्योंकि शंकर सिंह वाघेला की जब वापसी हुई थी तो इसी शर्त पर हुई थी कि मुख्यमंत्री बदला जाए और नरेंद्र मोदी को गुजरात भाजपा से दफा किया जाए। उन्हें दिल्ली ला करके यार्ड में डाला गया था। तो क्या मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में खजूरिया हजूरिया की लड़ाई है, या उसी तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है जिसमें 3-3 मंत्री फिलहाल, और उसमें तो एक डिप्टी सीएम भी है, और एक डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है, तो एक ही नहीं बल्कि दूसरे डिप्टी सीएम भी कल परसों दिल्ली में थे। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक को छोड़कर 2-2 डिप्टी सीएम नदारद हो। किस तरह से उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को देखा जाए? अभिषेक भाई, उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में ये परिदृश्य पैदा होने के पीछे के कारण क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है, और ये क्या पिछली बार की तरह योगी 1 की तरह है जहाँ 200 विधायक के लगभग विधानसभा में धरने में बैठ गए थे और उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ ने अपना कार्यकाल बखूबी पूरा किया 5 साल का और अपनी मर्जी से चलाया, यहाँ तक कि AK शर्मा को मंत्री तक नहीं बनाया। और पिछले कार्यकाल में कहा जाता था कि एक डिप्टी सीएम को तो बिल्कुल उन्होंने पर कतर रखे थे, दूसरे डिप्टी सीएम अपने आप को उन्होंने खुद ही पर समेट रखे थे, इसलिए उनका जो है मामला चलता रहा। हालांकि इस बार वो कैबिनेट में नहीं आ पाए। बात यहाँ पे ये है कि क्या कोई एक साजिश ऐसी है या कोई ऐसी बात चल रही है या कोई ऐसे प्रयोगशाला में कोई ऐसा प्रयोग करने का प्रयास हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। हाँ, मोदी अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी में ये एक बहुत बड़ा वो होता है कि नेतृत्व परिवर्तन होते रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमने ऐसा नहीं देखा कि मध्य प्रदेश में तो लगभग ये चुनाव हारे थे, उसके बाद फिर वापस आ गए। शिवराज सिंह चौहान और मोदी का कार्यकाल लगभग बराबर रहा, दोनों लगातार जीतते रहे, मुख्यमंत्री होते रहे। कासिम साहब, मध्य प्रदेश के मामले में मैं अपने दर्शकों के लिए बात साफ कर दूं, आपने वो चीज देखी होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद, उनके आने के पहले जिन नरेंद्र सिंह तोमर को आगे बढ़ाया जा रहा था, संयोगवश वो भी ग्वालियर मुरैना बेल्ट के थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की शर्त ही यही थी कि या तो मैं खुद
नहीं तो मेरे इलाके का कोई नहीं। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, लिहाजा मामा को फिर से रिपीट कर दिया गया। वो परिस्थितियां अलग थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मामा और क्या कहते हैं मोदी का लगभग जीतने का रिकॉर्ड बराबर था। उसके बावजूद मामा के ऊपर किसी तरह की कोई गाज नहीं गिरी। और अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो इतने कमजोर हो गए हैं, ग्वालियर संभाग में जिस तरह से नगर निगम का चुनाव हारे हैं, नगर पालिकाओं का हारे हैं, तो उनको भी उसमें अपनी हैसियत में पहुंचा दिया गया है, वो उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम राज्यों में हमने देखा, उत्तराखंड में हमने देखा, हमने गुजरात में तो लगातार ताबड़तोड़ देखा, हमने येदियुरप्पा को देखा जो सबसे ताकतवर और साउथ का पहला भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का पहला मुख्यमंत्री, और येदियुरप्पा जैसे मजबूत लीडर जिनके साथ लिंगायत पूरी मतलब मजबूती के साथ खड़ा था, 13% उसकी आबादी, और कर्नाटका में उनकी आबादी ही नहीं है, वो कर्नाटका की हर उसमें जो है उनका सबसे आगे है, वो आगे आगे। उसके बावजूद येदियुरप्पा की चर्चा चलती रही, सब ये कहते रहे येदियुरप्पा बहुत मजबूत है, बगावत कर देंगे, इससे पहले कर भी चुके थे, छोड़ के चले जाएंगे, भाजपा नहीं आ पाएगी, और अंतोगत्वा येदियुरप्पा को जाना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, येदियुरप्पा और योगी में एक अंतर है। येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के मामलों में लपेटा गया, उनको परिवार के मामलों में लपेटा गया, दूसरे मामलों में लपेट के उनको जो है किसी तरह से काबू में किया गया, जैसे कहते हैं ना कि साड़ को नट डालने का काम किया गया, उसी तरह से उनको भी अलग अलग हिस्सों से लाके उनको घेर लिया गया, और आखिर में घेरने के बाद उनको हटा दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक मुश्किल ये है कि न तो योगी आदित्यनाथ का कोई परिवार है, ना उन पर भ्रष्टाचार के सीधे कोई आरोप है, ना ही इस तरह की कोई उन पे उंगली उठाने वाले लोग हैं। विपक्ष के लोग भी कहते हैं इस बात को, हम आप भी अपनी चर्चा में कहते हैं, हाँ कुछ भी हो, योगी के हाथ और दामन साफ। ये एक आम चर्चा में है कि योगी का हाथ और दामन साफ। हालांकि उनके करीबी अधिकारियों पे पोर्टियम ने इस स्टोरी की, लगातार छापे पड़ रहे हैं, उनके लोगों को उनकी जांचें हो रही हैं, तमाम हो रहा है। लेकिन एक चीज और हुई कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट इस बार बना, और जो कैबिनेट बना उसमें केंद्र सरकार का बहुत ज्यादा दखल रहा। योगी आदित्यनाथ ने भी मना नहीं किया कि उन्होंने जितने नाम केंद्र सरकार ने दिए उनको उन्होंने मंत्री बना दिया, जो जो विभाग किए गए अच्छे दे दो विभाग दे दिए। लेकिन हर विभाग में, जैसा कि संजय शर्मा जी ने आज अपने वीडियो में कहा कि उन्होंने विभाग तो दे दिए लेकिन अधिकारी अपने बैठा दिए, मंत्री तो बना दिया लेकिन लोग अपने बैठा दिए, और बाकी विभागों को चाहे न देखा गया हो, लेकिन इन विभागों को जहां पर इनकी मर्जी के बगैर के केंद्र के भेजे हुए नुमाइंदे मंत्री थे, उनको आतिशी शीशे से देखा गया कि यहाँ पे कोई चीज तो नहीं मिल रही है, और देखते देखते उनको मिलना शुरू हो गया। और हमने देखा कि जितिन प्रसाद के ओएसडी के रूप में उनको एक बड़ा शिकार मिला, जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में थे, जो केंद्र से जिनका मामला था, दिल्ली की राजनीति उन्होंने की थी, केंद्र में भी बड़े बड़े पदों पे रहे थे, कई मंत्रालयों को संभाला था, उत्तर प्रदेश में भी सबसे बड़ा विभाग, सबसे मलाई वाला विभाग मिला। लेकिन अब ए.के. पांडे के जाने के बाद ये सीधे सीधे ये बात होती है कि जो वो ए.के. पांडे जो इनके साथ लगातार लगे रहे, उनको अगर हटा दिया गया है, विजिलेंस जांच बैठा दी गई है, तो सीधे सीधे मंत्री को भी बताया गया है कि इसमें आपकी संलिप्तता जांच के दायरे में आ सकती है। इसीलिए वो दिल्ली गए और वहां पे बयान दिया। उसके बाद अभी तक उनकी कोई ऐसी रूपरेखा दिखाई नहीं दे रही। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सुगबुगाहट है वो गालिब का वो शेर जो मैंने कल पढ़ा था कि बेरुखी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, कुछ तो अंदर अंदर चल रहा है। अब बताइए, जिस दिनेश खटीक ने इस्तीफा लिखा, 1.5 पन्ने का पत्र लिखा, 1.5 पन्ने का पत्र अमित शाह को भेजा, उसमें तमाम तरह के आरोप, हर वो आरोप जो विपक्ष का नेता लगाता है कि भ्रष्टाचार है, नमामि गंगे में लूट है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, दलितों की उपेक्षा हो रही है, हमारा कैबिनेट मिनिस्टर हमारी सुन नहीं रहा है, तो एक तीर से दो शिकार। आपके कैबिनेट मिनिस्टर आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, और सारे अधिकारी पोस्ट जो है वो मुख्यमंत्री करते हैं, क्योंकि नियुक्ति विभाग उनके पास है। तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों को निशाना साधते हुए उसके बावजूद उनसे दिल्ली में मुलाकात हो जाती है, केंद्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिल लेते हैं। ये कोई छोटी खबर नहीं, ये बड़ी खबर है। और मीडिया में कुछ भी आ रहा हो, उनसे कहा गया कि आप ये बाहर ना उठाइए और पार्टी फोरम में उठाइए। सीधी सी बात है, कोई भी पार्टी होगी कहेगी भाई ये क्या कर रहे हैं, आपको पार्टी फोरम में उठाना चाहिए। ये आम बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसको ब्रेकिंग बनाया जाए। ये ब्रेकिंग जैसी बात नहीं है। आप भी अपने यहाँ किसी भी स्टाफ की अगर कोई शिकायत बाहर जाके कर रहा है, मुझसे कह रहा है, और क्या कहते हैं रंजीव जी से कह रहा है, अशोक भाई से कह रहा है कि साहब ऐसा है कि हमको तो अभिषेक भाई भीट नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते, तो आप यही तो कहेंगे ना अगर मुझसे कि भाई ऐसा है कि ये बात तो तुम्हें हमसे कहनी चाहिए, घर में कहो, बाहर जैसे बात कर रहे हो। ये तो एक आम सी बात है, इसको इतनी बड़ी खबर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जैसा कि मीडिया देख रहा है। मेरे हिसाब से इसकी कोई महत्व नहीं। महत्व ये है कि उनको भूला गया, उनको राज मंत्री होने के बावजूद
और अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने मंत्री और मुख्यमंत्री की शिकायतों के बावजूद उनसे मुलाकात की गई, ये एक बड़ी खबर है। और सुखबुगार देखिए, ये जो हमारे क्या कहते हैं जितिन प्रसाद है, इनसे केंद्र में कोई नहीं मिला, तो इसको बड़ा खुश हो गया, अगर गए थे लौट के बुद्धू घर, तो ऐसा नहीं। अगर ऐसा हुआ है, दिल्ली तक वो गए हैं, लौट आए, अमित शाह उनसे नहीं मिले, ये भी एक स्ट्रेटजी है। राजनीति में कुछ जो दिखाई देता है वो होता नहीं, जो हो रहा होता है वो नजर नहीं आता। वो अलग बात है कि हम और अपनी कोशिशों से दाहिने बाएं से कुछ चीजें, कुछ खबरें निकालना है। और अब तक जिन जिन प्रदेशों में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, किसी को पता नहीं चला हो गया। ये एक कर्नाटक के अलावा, कर्नाटक में बात चलती थी, खत्म होती थी, चलती थी, खत्म होती थी। तो उत्तर प्रदेश में मुझे अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि चर्चा में आ गई। जब चर्चा में होगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो आग है, ये जो सुलग रही है, ये अंदर अंदर जो धुआं बेवजह नहीं है, इसके नीचे आग है। और वो आग कब बाहर आती है, ये देखने की बात होगी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में एक बाकायदा शीत युद्ध जैसी स्थिति है। लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो कद है, योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है, उनका जो तरीका है, और जो भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पे काम करती है, उसमें योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है। हिंदू जो वोट है उसमें योगी आदित्यनाथ ने, और बुलडोजर और इस तरह की बातों के बाद योगी आदित्यनाथ अपने हिंदी के जो क्षेत्र हैं, यूपी से सटे हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यहाँ की बड़ी लोकप्रियता भी हुई है। ये चीज भी देखने वाली है, और यही एक चीज उनको नुकसान भी पहुंचा सकती है। देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। जो आदमी विधायक होता है, सांसद बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, जो मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है। देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेगा तो कौन बनना चाहेगा? अगर जिज्ञासा है। आप प्रधानमंत्री पद की बात कर रहे हैं, मैं दूसरी तरफ ही चर्चा को ले जाना चाहता हूं रंजीव जी का। रंजीव जी, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह खुलेआम अनुशासनहीनता ही से माना जाना चाहिए, क्योंकि एक मंत्री राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखता है, जो भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष है। दिल्ली में कुछ लोग मुलाकात भी करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से और अमित शाह से। किस तरह से इसको लिया जाना चाहिए कि उनको पूरा समय दिया जाता है, जबकि आपको याद होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ताकतवर नेता को जब वो मंत्री थे, उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। कई सारे मंत्रियों ने पार्टी छोड़ी, अलग अलग राज्यों में इस प्रकार की चीजें हुई भाजपा में, लेकिन इनको बर्दाश्त किया जा रहा है, इनको दिल्ली में पूरी तवज्जो दी जा रही है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए? देखिए, मेरी समझ से अभिषेक जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो चूंकि समय मिल गया दिनेश खटीक को और जितिन प्रसाद को नहीं मिला, या पिछले कार्यकाल में स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं मिला। स्वामी प्रसाद मौर्य और जितिन प्रसाद, ये दोनों, या ऐसे भाजपा में आज की तारीख में कुछ और भी लोग हैं जो मूल रूप से भाजपा के नहीं है, संघ की विचारधारा के नहीं है, संघ की बैकग्राउंड के नहीं है। दिनेश खटीक अपवाद हैं। दिनेश खटीक हार्डकोर संघ के बैकग्राउंड के हैं, वो शाखा से निकले हुए व्यक्ति हैं, और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, संघ के हायर अप्स में भी उनको लोग खूब अच्छे से जानते हैं, बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं। तो दिनेश खटीक अगर किसी वजह से नाराज होंगे तो वो जो पत्र उन्होंने लिखा है, वो पत्र दिनेश खटीक, क्योंकि दिनेश खटीक थे इसलिए उन्होंने वो पत्र लिखा और खुल के सारी चीजें लिख दी, और उसको नोटिस किया गया और उनसे मिलने का समय दे करके। और अभी थोड़ी देर पहले ये खबर भी आई है कि संभवतः मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है, और जिससे मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा है कि सारी समस्याएं खत्म हो गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच कराएंगे, समाधान करेंगे। तो संघ में देखिए, बीजेपी के हर दल का अपना तरीका होता है काम करने का। संघ में, बीजेपी में ये देखा जाता है कि आपने कितना समय एक प्रचारक के रूप में व्यतीत किया है, आप कितने समय से भाजपा में रहे हैं, संगठन में रहे हैं, उस हिसाब से हायरार्की तय होती है और उसी हिसाब से सुनवाई भी होती है। तो दिनेश खटीक की सुनवाई हो गई। जो जितिन प्रसाद, अब उन्होंने प्रयास किया था या नहीं किया था केंद्रीय नेतृत्व से मिलने का, इसकी हम लोगों को पक्की जानकारी नहीं, क्योंकि जितिन प्रसाद ने कल खुद ये कहा कि हम जब मिलना चाहेंगे तो मिल लेंगे, वैसे मैंने मिलने का प्रयास नहीं किया। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर कहानी देखिए ऐसा है कि ये जो पूरा प्रकरण अगर आप तबादलों वाला देखें और उसके बाद दिनेश खटीक का पत्र देखें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, मैं तो 25 साल से विदेशी पत्रकारिता कर ही रहा हूँ, राज्य मंत्रियों की नाराजगी, कासिम भाई इससे सहमत भी होंगे, राज्य मंत्रियों की नाराजगी अपने कैबिनेट मंत्रियों से, ये एक बड़ी सामान्य सी बात रही है, और हर सरकार में, हर दौर में अपने अपने तरीके से आता रहा है। मुझे वो दौर भी याद है जब रामप्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री थे भाजपा के, और बाहर से सपोर्ट था, लोकतांत्रिक कांग्रेस बन गई थी, नरेश अग्रवाल कांग्रेस से अलग हो गए थे, तो उसमें जो राजमंत्री थे, कई लोगों को राजमंत्री बनाना पड़ा था, क्योंकि सपोर्ट किया था उन्होंने भाजपा की सरकार को बाहर से।
तो रात भर में लोग तब तो 5 केडी में इतनी सुरक्षा भी नहीं होती थी। अचानक खबर आती थी कि राज्य मंत्री नाराज हैं और मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, तो 5 केडी में राज्य मंत्रियों का परेड चलता था और 8-10 राज्य मंत्री 5 केडी की तरफ जाते हुए दिखते थे। तो मेरे कहने का मतलब है ये उसका ही विस्तार है। राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों में उत्तर प्रदेश में आमतौर पर सामान्य तौर पर कभी पटी नहीं है। कैबिनेट मंत्री अधिकार देना नहीं चाहते हैं, राज्य मंत्री अधिकार चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे ही ये चीज निकली है कि लिखा पढ़ी की स्थिति आ गई और इसको बगावत का रूप मिला। कहीं न कहीं समन्वय की कमी थी जो केंद्रीय नेतृत्व को करनी चाहिए थी, प्रदेश के नेतृत्व को करनी चाहिए थी, जो नहीं हो सकी, इसलिए मामला दिल्ली दरबार तक चला गया। और मुझे लगता है कि तात्कालिक तौर पर अब कल के बाद से, मतलब बीते कल से आज तक के बीच में मुझे लगता है भाजपा ने जो फायर फाइटिंग है वो काफी हद तक कर लिया है और मामले को फिलहाल पटाक्षेप कर दिया है। जी अच्छा, पटाक्षेप की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन अशोक कुमार जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अशोक जी, क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि 2-3 ट्रेंड दिखाई देते हैं कि जब कहीं कहीं परिवर्तन करना होता है उसके 3-4 महीने पहले से सुगबुगाहट होती है। इसी तरह इक्का दुक्का मंत्रियों या विधायकों की, येदियुरप्पा के साथ भी यही हुआ था। और जब हटाना होता है उसके 2 दिन पहले जेपी नड्डा कहते नहीं येदियुरप्पा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, और 2 दिन बाद वो रिजाइन कर देते हैं। पूरे देश ने देखा। ठीक इसी प्रकार विजय रूपानी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि विजय रूपानी को एक व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा जो कहा गया कि उनको खुद पता नहीं था कि उन्हें इस्तीफा देना है, लेकिन एक दिल्ली से कहा जाता है कि व्हाट्सएप मैसेज आता है, उनको रिजाइन करना पड़ता है। इतना तो तय है कि योगी आदित्यनाथ को कोई व्हाट्सएप मैसेज पर रिजाइन करवा दे, इसकी संभावना तो नगण्य है। लेकिन क्या येदियुरप्पा की तरह कन्विंसिंग मोड में ले जाने की कोशिश हो रही है क्या योगी आदित्यनाथ को? धीरे धीरे इक्का दुक्का बगावत समय समय पे कपड़े के बटन तोड़ने की कोशिश की तरह क्या ये होती हुई दिखाई दे रही है आपको? अशोक कुमार जी का कांटेक्ट हमसे टूट गया है। कासिम साहब, ये सवाल मैं आपके लिए रखता हूं। आ गए अशोक जी, आ गए। अशोक जी जी, आपने मेरा सवाल सुन लिया था? नहीं, सवाल नहीं सुना। अभिषेक जी दोबारा कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा रही है कि जिस किसी राज्य में नेतृत्व परिवर्तन करना होता है, यदि वो नई दिल्ली का आदेश मान के सीधे सीधे इस्तीफा देने वाला व्यक्ति नहीं है, जैसे येदियुरप्पा, वहां धीरे धीरे इक्का दुक्का इसी प्रकार से लोगों से बयान दिलवाए जाते हैं और फिर 3-4 महीने में ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाता है, उस व्यक्ति को मजबूर किया जाता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ के साथ या इसी तरह की शुरुआत है, या योगी आदित्यनाथ के काम करने का जो तरीका है उससे मंत्रियों के और विधायकों के नाराज होने की सामान्य प्रक्रिया का एक हिस्सा है? किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखिए, दोनों चीजें हैं। सामान्य प्रक्रिया हम इसलिए मान सकते हैं कि जो दलित होने का एक आरोप लगाया गया है वो सामान्य प्रक्रिया की हम बात करेंगे। लेकिन जो माहौल बनाने की बात अभिषेक जी है, ये बात सही है कि ऐसा माहौल भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो ऐसा बनाते हैं, और उसके बाद ये माहौल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यहाँ पे साजिश और षड्यंत्र की भी बात जो होनी चाहिए वो लग रही है ऐसी। जतिन प्रसाद की हम बात करें, ब्रजेश पाठक की हम बात करें, दिनेश खटीक की बात करें, उन्नाव का एक प्रकरण है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बंबालाल दिवाकर, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 दिन पहले की बात है। बंबालाल दिवाकर ने एक अधिशासी अधिकारी को फोन किया, अधिशासी अभियंता को बिजली विभाग के फोन किया। इनको लग रहा था कि हम फोन करेंगे और अधिकारी उठ खड़ा होगा, बोलेगा जी विधायक जी बताइए क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन अधिशासी अभियंता ने विधायक जी को सीधा सीधा बोला कि आप विधायक हैं, क्या आपके पास केवल इतना ही काम है, फोन रखिए आप। विधायक जी 2 दिन से इतना शर्माए हुए और इतना अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बेइज्जती महसूस कर रहे हैं कि वो मुख्य विकास अधिकारी के पास घूम रहे हैं कि अजी कम से कम नहीं कुछ हो सकता है तो इसका ट्रांसफर ही करवा दीजिए। तो एक तरफ वो दिनेश खटीक का जो मामला है वो तो 2 दिन से हो ही रहा है। तो इस तरीके की चीजें ये एग्जिस्ट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि इसको आप लामबंदी को नहीं देख सकते, पहले लामबंदी तब देख सकते हैं जब जतिन प्रसाद की आप बात करें, ब्रजेश पाठक की कम्युनिटी बात करें, दिनेश खटीक और बंबालाल दिवाकर का जब चारों लोगों को एक साथ देखे तो ये लग सकता है कि नहीं ये लामबंदी भी हो सकती है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जो दलित शब्द ये यूज कर रहे हैं, इस तरीके की बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही, योगी आदित्यनाथ के लिए ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है।
मैं आपको बताऊं, कानपुर के बगल में एक जिला है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, और जिलाध्यक्ष की जमीन पर कब्जा हो रहा था, और वो एसपी के पास भी गए, पुलिस के पास गए, किसी ने मदद नहीं की। मैंने कहा आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, वो तो कैबिनेट मंत्री हैं, एक फोन करवा दोगे तो पुलिस यहाँ दौड़ी दौड़ी आके चली आएगी, यहाँ पे आके आपका काम कर देगी। उन्होंने बोला कि ये सब नाम के कैबिनेट मंत्री हैं, उनका फोन आया था एसपी के पास, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये कवायद शुरू हुई है दिनेश खटीक की अगुवाई में, अभी तमाम सारे लोग हैं, अभी इस हवन में तमाम सारे लोग आहुति डालने आएंगे। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल तो बन रहा है, ये बात सत्य है, और ये माहौल भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के पहले से भी बना था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने समय रहते हुए उनको लगा कि अगर ये फूट अगर बाहर आएगी तो हम चुनाव हार जाएंगे, जिसका संदेश एक बड़ा जाएगा 2024 के लिए, लिहाजा उस बात को दबाया गया। नहीं तो सबको ये पता है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो खटपट चुनाव के पहले भी हुई थी, ये सबको पता है जन्मदिन पे क्या हुआ था, लेकिन उसको संभाला गया। लेकिन एक बार फिर से जो आप बात कह रहे हैं कि वो येदियुरप्पा के साथ जो कुछ हुआ और जो महाराष्ट्र में हुआ, तो उस तरीके की चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों को योगी आदित्यनाथ पच नहीं रहे हैं, लेकिन एक चीज और भी देखनी पड़ेगी अभिषेक जी, कि योगी आदित्यनाथ और येदियुरप्पा में थोड़ा सा एक अंतर है कि आरएसएस के बहुत चहेते हैं योगी आदित्यनाथ, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। चहेते तो येदियुरप्पा भी बहुत थे, येदियुरप्पा को चाहने वाले विधायकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है वहां। योगी आदित्यनाथ के पास वो दोनों विधायकों की, लेकिन मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं सर, आरएसएस की बात कर रहा हूं। आप समझ रहे होंगे कि बहुत चहेते हैं, और मौजूदा हालात में अगर योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से मिनी प्रधानमंत्री कहा जा रहा है, एक अगला चेहरा देखा जा रहा है दिल्ली के लिए, तो इतना आसान नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की जड़ें हिला दी जाएं। कुमार जी, आरएसएस की नस को मैं भी कुछ हद तक जानता हूं जी, और मैंने यूपीएससी के सीसेट मूवमेंट में आरएसएस की पूरी गतिविधि को, किस प्रकार से आरएसएस के भाई साहब लोगों को ट्रीट करते हैं और किनका काम कराना है, किनका नहीं कराना है, किस प्रकार से उनका बिहेवियर होता है, उसकी नस नस से मैं वाकिफ हूँ। और रही बात आरएसएस की, तो आरएसएस जब मुरली मनोहर जोशी के पीछे खड़ा नहीं हुआ, समय निकलते देर नहीं लगी, तो दूसरा किसके पीछे खड़ा हो सकता है? जो वाजपेयी सरकार में उसका एजेंडा लागू करने वाले अकेले मंत्री थे। तो संघ तभी तक किसी को यूज करता है जब तक संघ को लगता है कि इससे तेल निकाला जा सकता है। तेल निकालने की क्षमता खत्म हो गई, संघ के लिए उसकी अहमियत खत्म हो गई। यही संघ की नीति रही है हमेशा से। लेकिन अभी क्या ना कि अभी कुमार जी, यही संघ है। और इसके सरसंघचालक सुदर्शन, पूरे देश में किसको नहीं पता है ये बात कि अटल बिहारी वाजपेयी के पास 2002 के राष्ट्रपति चुनाव के पहले पहुंचे थे सुदर्शन साहब, और उन्होंने कहा था कि आप राष्ट्रपति भवन चले जाइए, अडवाणी जी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली कर दीजिए। अटल जी इस बात से बेहद नाराज हो गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ? वही संघ लाल कृष्ण आडवाणी के पीछे से कार्टन खींचने में संघ को कितने मिनट लगे? तो सवाल यह है कि व्यक्ति की उपयोगिता का है। योगी आदित्यनाथ संघ के लिए मोदी अमित शाह की तुलना में ज्यादा उपयोगी होंगे, तभी जाकर के संघ उनके पीछे खड़ा होगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है। नहीं, लेकिन अभिषेक जी बात सही कह रहे हैं आपकी, तेल जब तक निकलेगा तब तक आरएसएस पीछे खड़ा रहेगा। लेकिन मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ में अभी तेल बाकी है और उन्हें दिल्ली तक जाना पड़ेगा, इसलिए अभी आरएसएस उनका साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए जड़ें उनकी काफी मजबूत दिख रही हैं, इतनी जल्दी से वो हिलने वाले नहीं हैं। लेकिन जो जिस तरीके का माहौल की बात हो रही है ना, जतिन प्रसाद, ब्रजेश पाठक जैसे लोग जो हैं कि यहाँ यूपी में नाराज हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो दिनेश खटीक है, दिनेश खटीक ने बड़े आरोप लगाए हैं। वो दलित होने का आरोप लगाया कि हमारी कोई सुनता नहीं है जी, हमको अधिकारी रिएक्ट नहीं करता, यहाँ तक कि हम ट्रांसफर की भी हम नहीं कर सकते, कोई भी अनुमोदन नहीं कर सकते, हमारी कोई सुनता नहीं, कोई भी हमको कुछ बताता ही नहीं है, हमको फायदा ही नहीं हो रहा है कि हम मंत्री हैं कि नहीं है। तो जो ये योगी आदित्यनाथ सरकार में ये भी एक नाराजगी का कारण है कि जो छोटे तबके के लोग हैं, जो एससी कैटेगरी के हैं, जो रिजर्वेशन में जो विधायक बने हैं या वोट बैंक को लेकर वो मंत्री बनाए गए हैं, अधिकारी भी समझ रहे हैं कि इनकी तासीर क्या है, तो अधिकारी भी उसी हिसाब से वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो लोगों में नाराजगी तो है। अभी दिनेश खटीक सामने आए, अभी तमाम सारे लोग सामने आएंगे, लोगों को भरा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारी तो सुनी नहीं जा रही है। चूंकि योगी आदित्यनाथ ने मंत्री जरूर बना दिया, लेकिन मंत्री होने का एहसास ही नहीं उनको होने दिया जा रहा है, तो नाराजगी तो भी बहुत लोगों में है। अभी तो देखना, अभी तो 4 लोग सामने आए, अभी तो तमाम सारे लोग आएंगे।
दर्जनों लोग सामने आएंगे। तो अगर ऐसा कुछ होने वाला होगा जी, तो इस पर कासिम साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, यूपी के हमतापुर की कहानी। कासिम साहब, दो छवि इसमें निकल के आ रही है। एक निकल के आ रही है कि दिल्ली और लखनऊ में ठनी हुई है, जो एक आम परसेप्शन है, लेकिन दूसरा ये भी निकल के आ रहा है ओएसडी हटाए जाने के बाद कि योगी आदित्यनाथ करप्शन को कर्व करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें नई दिल्ली के चहेते लोग नई दिल्ली के इशारे पे बाधा बन रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन दोनों नैरेटिव के बीच में अपने फायदे का नैरेटिव ढूंढने की कोशिश करेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि योगी आदित्यनाथ की उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके उपयोगिता से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी वो साबित हो सकते हैं 2024 में? एजेंडा क्या है, मूलभूत एजेंडा बीजेपी का? अभिषेक भाई, अभी अशोक भाई कह रहे थे, संघ की बात को कर रहे थे, मैं वहां से 30 सेकंड में अपनी बात करूंगा। जो गोरखपुर का मठ है ना, जो वो नाथ संप्रदाय का जो मंदिर है, वो क्षत्रियों का एकाधिकार है वहां। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और जिन्होंने संघ को पढ़ा है, जाना है, संघ के बारे में जिनको संघ की विचारधारा पता है, उनको ये मालूम है कि देश के एकमात्र क्षत्रियों के मंदिर या क्षत्रियों के मठ या क्षत्रियों के आस्थान से उनको कितनी मोहब्बत होगी। और मैं आपको याद करा दूं कि यही योगी आदित्यनाथ और महंत अवैधनाथ थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और जीता था। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के घटना में बता दूं, संतोष भारतीय जी अपनी किताब में लिखते हैं कि महंत अवैधनाथ जो निर्दलीय सांसद थे वहां से, गोरखपुर से, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह से जाकर कहा था कि ये लोग आपकी सरकार गिराना चाहते हैं, भाजपा वाले, इन अडवाणी को और साधु संतों को गिरफ्तार कीजिए। और सुनिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री को डॉक्टर अग्रवाल से निर्दल लड़ा के चुनाव हरवा दिया था भारतीय जनता पार्टी के, वहीं पे गोरखपुर सदर की सीट पे। तो ये दो मैंने आपको मिसालें बता दी। देखिए, एक चीज और साफ साफ समझ लीजिए कि संघ के लिए इस वक्त मोदी अमित शाह से न बड़ा कोई चेहरा है, न कोई इतना कारआमद है उनके लिए, क्योंकि संघ की इनसे ज्यादा पसंद जरूरत थी, क्योंकि साउथ में भारतीय जनता पार्टी के पैर पसारने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साउथ में कमल खिलाया था। और उसके बाद वो नहीं रहे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में थे, वो नहीं रहे। हमने तमाम लोगों को और देखा है कि वो नहीं रहे। ये एक संघ की जो कार्यशैली है, कार्यक्षमता, मैं आपसे सहमत हूं कि संघ को जब आदमी की जरूरत होती है तभी उसको प्रमोट करता है। भारतीय जनता पार्टी में संघ के लिए अभी मोदी का जादू इतना है कि उन्हें किसी और, मोदी के रास्ते में किसी कांटे को संघ बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि मोदी ने संघ के हर एजेंडे को बड़ी खूबसूरती से लागू भी किया और कोई आरोप भी नहीं लिया, कोई बयान भी नहीं दिया, कोई आरोप भी नहीं लिया। और विश्व में भी भारत की जो वो बना के रखनी थी उसको बचाने का पूरा प्रयास किया, चाहे वो नुपुर शर्मा का केस हो या दूसरे केस में उन्होंने तत्कालिक कार्रवाई करके, लंपट करके और फ्रिंज एलिमेंट करके, जिस तरह से भी। आपने ये पूछा कि क्या ऐसा कुछ चल रहा है, क्या ऐसा है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, उसकी एक क्वालिटी ये है अमित शाह मोदी के नेतृत्व की, कि उनकी नजर हर व्यक्ति पे। लेकिन पहली बार साबका ऐसा पड़ा है कि जैसे उनके लोग जो यहाँ पे फिट हैं केंद्र के, उन पे पहले कार्रवाई हो जाती है और वो योगी कर देते हैं। जैसे आपने देखा कि जितिन प्रसाद के ओएसडी के साथ जो कार्रवाई हो गई, तो ये कार्रवाई जितिन प्रसाद के ओएसडी के साथ नहीं है, तो ये कार्रवाई जितिन प्रसाद के साथ। हमने देखा कि विजय पाठक के विभाग पे कार्रवाई हो गई, सारे ट्रांसफर हो गए, वो शिकायत कर रहे थे, उसकी जांच हो रही है, जिसने शिकायत नहीं मांगी थी वहां कार्रवाई हो गई। लेकिन फिर एक बात आती है कि जब पत्र लिखने की बारी आती है तो ना तो लिखते हैं ब्रजेश पाठक, ना लिखते हैं जितिन प्रसाद। पत्र आता है तो वो दिनेश खट्टर की तरफ से आता है। अब उसकी दो तीन चीजें हैं, एक तो वो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, दूसरे वो शेड्यूल कास्ट हैं। शेड्यूल कास्ट में खटीक हैं। खटीक भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जात में सबसे कमिटेड वोटर रहा है बहुत जमाने से, आज की बात नहीं। जब मायावती काशीराम का उभार हुआ तब भी खटीक ने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी में बना रहा। और इसके हमने देखा है कि कानपुर से लेके ये ये जो हिस्सा है कानपुर से मिला हुआ, यहाँ खटीक बहुत है, फिर लखनऊ शहर में खटीक बहुत है, तमाम शहरों में और खटीक बहुत है, और वहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छा करती रही है। तो ये आप इसको गौर कीजिएगा कि एक तो हस्तिनापुर से 2 बार विधायक रहे, संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, उसके बाद खटीक हैं, अनुसूचित जात में खटीक बिरादरी, वो ये जानते हैं
कि हमसे बहुत बड़े नेता थे, IRS भी थे, उदित राज, वो भारतीय जनता पार्टी में सांसद थे, जरा सा उल्टे हुए, भारतीय जनता पार्टी से गायब हो गए, अब न सांसद है न विधायक है, कुछ नहीं है, उदित राज खत्म हो गए। तो ये तो नहीं था कि उन्होंने गलती से चिट्ठी लिख दी, बड़े जज्बात में आगे चिट्ठी लिख दी, ये चिट्ठी प्री प्लान्ड है। और जब वो मिलने गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो उनके साथ पश्चिम प्रांत के जो आपके सह प्रभारी हैं RSS के, वो उनके साथ गए थे। अब आप इससे उनकी स्थिति का अंदाजा लगाइए कि केंद्र में, और सुनिए, हर मंत्री जो नाराज होगा सबसे अमित शाह नहीं मिलेंगे। अगर सबसे मिलने लगेंगे तो उत्तर प्रदेश से, जैसा कि अशोक भाई कह रहे थे, लाइन लग जाएगी, यहाँ से जाने वालों की रास्ता खुल गया है, चलो मिलते हैं, चलो मिलते हैं। बिहार से नाराज मंत्रियों की लाइन लगी है नीतीश कुमार से, अमित शाह किसी को टाइम नहीं देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, वो नहीं मिलेंगे। अगर वो मिलेंगे तो यहाँ से हर ट्रेन, हर फ्लाइट में वही लोग होंगे जो नाराज हैं, और ये एक दिल्ली पंचायत घर हो जाएगा। अमित शाह को मालूम है कौन नाराज है, उन्हें पता है कौन खुश है, उन्हें मालूम है कि कौन क्या है, वो खूब जानते हैं, क्योंकि उनकी नजर उत्तर प्रदेश में पहले रहती है, गुजरात में बाद में रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश से सांसद भी हैं। 80 सीट की लोग का राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश बिहार और अगल बगल के स्टेट को प्रभावित भी करता है। और ये प्रयोगशाला के लिए अच्छी जगह है, क्योंकि मुसलमान भी ठीक ठाक संख्या में है और मुस्लिम वोटों के कारण भारतीय जनता पार्टी को आसानियां भी होती। लेकिन ये जो है ना, ये खेल अब इस वक्त हो रहा है शह और मात का। केंद्र शह पाना चाहता है योगी आदित्यनाथ के। योगी आदित्यनाथ 1 साल तक AK शर्मा को दौड़ा के भारतीय जनता पार्टी उनको उपाध्यक्ष बना देती है अपनी कमेटी में, और उनको योगी आदित्यनाथ मंत्री नहीं बनाते। दूसरी बार मंत्री बनाते हैं तो पहले वहां पे सिंगल होते हैं, उसके बाद भेज देते हैं उन्नीस अवस्थी को, जाइए आप बैठ जाइए। तो ये चीज है, मंत्री आपका, अधिकारी हमारा। ये जो पॉलिसी है योगी आदित्यनाथ की, इस पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता कि भाई ऐसा है कि अधिकारी से आपको क्या दिक्कत है, अगर ईमानदार अधिकारी पोस्ट है, इससे आपको क्या परेशानी है। तो ये जो कार्ड है, ये मास्टर कार्ड देखना ये है कि ये जो अभी रंजीत भाई कह रहे थे कि अब वो हो सकता है कि आए मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो जाए। बात यहाँ पे ये है कि क्या दिनेश खटीक अपने मंत्रिमंडल में बचे रहेंगे, मंत्री बने रहेंगे, उसी विभाग में रहेंगे, उस मकान जिसको छोड़ के गए थे उसका ताला फिर खोलेंगे, उसके अंदर चले जाएंगे, अपने कार्यालय में फिर जाके बैठ जाएंगे, फिर फोन करके अपनी लाल बत्ती वापस मंगवाएंगे कि भैया हमारी लाल बत्ती वापस भेज दीजिए। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। मुझे अभी जो है ट्विस्ट जो इसमें है ना, हमें आपको अभिषेक भाई उस ट्विस्ट को देखना है। इतना जितना भी ये इतनी आसानी से थोड़ी खत्म हो जाने वाली चीजें हैं। 2 मंत्री अभी भी, आपने इतनी बड़ी बात कही, किसी कहीं खबर बनी कि कैबिनेट में दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं है, कोई विशेष कार्य है, कोई भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक चल रही है, केंद्र या प्रदेश में कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में एजेंट है दोनों लोग जो गिनती कराने गए हैं? अगर ऐसा है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उपराष्ट्रपति चुनाव के दिन आज गिनती हो रही है, वहां 2 उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? बड़ा सवाल है। और मैं इस बात को आपकी मानता हूं कि शह और मात का खेल है। उसमें अभी तक योगी आदित्यनाथ, मैं आपको 30 सेकंड में और कह दूं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद लेने से लेकर, दोबारा चुनाव जीतने से लेकर, AK शर्मा को मंत्रिमंडल में न लेने से लेकर, दोबारा कैबिनेट में अपने केंद्र द्वारा प्रस्तावित सभी नामों को शामिल करने के बावजूद आज भी उनका मामला ऊपर है, शह पे वो है, मात अभी केंद्रीय नेतृत्व खा रहा है। देखना यह है कि ये शह में योगी आदित्यनाथ कब तक बने रहते हैं और केंद्रीय नेतृत्व को कितनी मात मिलती है। अभिषेक भाई। रंजीव जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले मुझे RSS के कुछ पदाधिकारियों के साथ मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई थी, लखनऊ में भी हुई थी, दिल्ली में भी हुई थी। तो जो बातें सामने आई थी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप लोगों ने, मीडिया वालों ने एक भ्रम फैला रखा है कि योगी आदित्यनाथ को संघ प्रमोट कर रहा है। बात ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने जो बताया मैं शब्द से आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने हिंदुत्व की बात जब कही तो उन्होंने कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी से बड़े हिंदुत्व के ब्रांड तो हो नहीं सकते। नरेंद्र मोदी के रहते में हिंदुत्व के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उनकी जरूरत नहीं है। फिर मैंने पूछा तो योगी आदित्यनाथ को लेकर खटपट की खबरें आती है, उन्हें बनाए क्यों रखा जाता है? तो उन्होंने बताया कि जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी से इतना जरूर हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ को उन्होंने यूपी और यूपी के बाहर भी ठाकुर वोटों का एक मैस्कॉट बना दिया है। तो क्या आपको लगता है कि, रंजीव जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ठाकुर वोटों के नफा नुकसान को देखकर योगी आदित्यनाथ को झेल रही है या मुद्दा कोई और है?
देखिए, बड़ा मुद्दा ये समझने की जरूरत है कि योगी आदित्यनाथ अगर भाजपा की जरूरत है, अगर संघ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि संघ उनको प्रमोट नहीं करता, लेकिन कई लोग, कासिम भाई ने भी ये कहा, कई लोग कहते हैं कि संघ उनको पसंद करता है, उनकी शैली को पसंद करता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं 2017 से। 2019 का चुनाव जब हुआ था लोकसभा का, तब भी वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी को बहुसंख्यक सीटें मिली थी यहाँ पर। 2024 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए और संघ के लिए भी, ये समझने की जरूरत है। और क्या योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में हुए बगैर 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अच्छा नतीजा कर पाएगी? इसका सीधा जवाब है नहीं। तो 2024 तक योगी आदित्यनाथ को किसी सूरत में न तो अमित शाह डिस्टर्ब करेंगे, न नरेंद्र मोदी डिस्टर्ब करेंगे, न संघ डिस्टर्ब करेगा। रंजीव जी, इस पर एक सवाल मैं आपसे करता हूं। सब लोग जानते हैं कि वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का पत्ता खड़काना मुश्किल है मौजूदा दौर में। फिर भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को लेकर रिस्क क्यों ले रही है? नहीं, मुझे नहीं पता राजस्थान के बारे में। राज्य में ज्यादा बड़ी क्षेत्रफल है, मेरी जानकारी नहीं है राजस्थान के बारे में, वहाँ वसुंधरा राजे क्या कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चूंकि चर्चा है, तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, संघ को ये बखूबी पता है कि 2024 में अगर उनको उत्तर प्रदेश से बहुसंख्यक सीटें हासिल करनी है, जैसा कि उन्होंने 2014 में किया, 2019 में किया, तो उनको योगी आदित्यनाथ को गुड ह्यूमर में रखना पड़ेगा, उनको मुख्यमंत्री बनाए रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा ये भविष्य के गत में है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चीजें की बगावत, नाराजगी, देखिए 2017 का चुनाव हो गया, 2022 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसके पहले भी हम आप कई चर्चाओं में बैठते थे और ऐसी बातें आती थी ग्राउंड से कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर में बहुत नाराजगी है कि उनको सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिली, उनको काम नहीं हो सका। लेकिन इस सबके बाद हमने क्या देखा, नतीजा ये आया कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार में लौट आई। 18% सीटें कम हुई है। नहीं, वो तो भाई ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता ना कि 300 जीता है तो 300 ही जीतेंगे। भाई 250 सीटों के साथ आप स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, उसमें अगर आप ये सोचें कि साथ पहले से कम हो गए, तो मुझे लगता है कि इनजस्टिस है उनके साथ। भाई भारतीय जनता पार्टी ने ये रिकॉर्ड तो बनाया ना 3-3.5 दशक के इतिहास में, दोबारा सरकार बना लिए, दोबारा मुख्यमंत्री बना लिया, विपक्ष उनकी बनिस्पत कमजोर साबित हुआ। मुझे लगता है, मैं 2024 के संदर्भ में चीजों को देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें सब धीरे धीरे ये लोग खत्म करेंगे। इनका लक्ष्य अभी 2024 का चुनाव लड़ना, जीतना और उत्तर प्रदेश से अधिकांश सीटें लेना है। और अगर ऐसा करना है तो वर्तमान जो नेतृत्व है उत्तर प्रदेश में सरकार का, उसमें मुझे कोई न तो बदलाव की संभावना दिखती है, न मुझे लगता है कि कोई चेंज करने की बात कहीं चल भी रही। 24 के बाद क्या होगा ये हम लोग 24 के चुनाव के नतीजों को देखने के बाद ही तय कर पाएंगे। जी, अशोक कुमार जी, योगी आदित्यनाथ को लेकर जैसा कि रंजीव जी ने भी कहा कि 2014 और 17 का जिक्र किया, 14 और 17 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कोई एक इंपॉर्टेंट फिगर नहीं थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन 14 और 17 में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया। योगी आदित्यनाथ के इंपॉर्टेंट फिगर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की टैली में गिरावट आनी शुरू हुई, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव हो। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 14-17 बनाम 19-22 के परफॉर्मेंस की तुलना करके योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई निर्णय ले सकता है, या योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद से, एक उनका ऑरा क्रिएट होने से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने लिए खतरा महसूस कर रहा है? कारण क्या है कि योगी आदित्यनाथ चाहे अनचाहे मुद्दा बन रहे हैं? शीर्ष नेतृत्व कौन? मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ना कह के सीधा सीधा आप अमित शाह कहें तो ज्यादा सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत सुगबुगाहट उठी कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन? मोदी का उत्तराधिकारी अमित शाह को ही माना जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ ने अपना कद बढ़ा लिया है और हिंदुत्व के एक बड़ा चेहरा बने हैं, उससे अमित शाह को एक खतरा जरूर, उनकी भी अपनी राजनीतिक इच्छाएं होंगी, उनका भी मन करता होगा ना कि वो भी प्रधानमंत्री बने अमित मोदी के बाद। तो जिस तरीके की ये कवायद शुरू हुई है और डायरेक्ट जो लेटर यूपी से अमित शाह की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ वो कई बार इशारा भी करते हैं। लेकिन जो सैयद जी अभी कह रहे थे, सह और मात में अभी योगी आदित्यनाथ ऊपर हैं, तो फिलहाल तो वो ऊपर हैं, लेकिन ये छोटे मोटे आरोपों से योगी आदित्यनाथ तो हिलने वाले नहीं है, क्योंकि जो जिस तरीके के काम मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं,
मेरी कुछ दिनों पहले बात हुई थी इसी मुद्दे पर भाजपा के एक पदाधिकारी से, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी। उन्होंने कहा था, हंसते हुए कहा था कि अभिषेक जी आप आने वाले समय में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह गैरी कर्स्टन की भूमिका में होंगे और MS धोनी की भूमिका में योगी आदित्यनाथ होंगे, यानी वो कोच की भूमिका में पीछे बैठेंगे, कप्तानी की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। पोस्ट नरेंद्र मोदी एरा की बात कर रहे थे। तो यही कोच बनने के लिए इस आशंका से कहीं योगी आदित्यनाथ, सॉरी अमित शाह तो नहीं घबराए हुए हैं और समय रहते योगी आदित्यनाथ को किनारे करना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल यही आशंका है कि राज्य की राजनीतिक इच्छाएं तो अमित शाह की भी होंगी ना, और उनको भी लगता होगा कि चलो लगे हाथ प्रधानमंत्री बन लिया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से कद बढ़ रहा है और जिस तरीके का उनका क्रेज यूपी से निकलकर बाहर भी गया है, जिस तरीके से इस दौरान जो दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके से बुलडोजर वाली कहानी रही और जिसका बहुत ज्यादा प्रशंसा दूसरे प्रदेशों में भी हुई है, तो उससे तो उनका सीधी सी बात है कि कद तो उनका बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज और भी है, जिस तरीके का अभी कार्रवाई उन्होंने मंत्रियों के जो कार्यालयों में उन्होंने की है और डायरेक्ट रिपोर्ट वो अधिकारियों से ले रहे हैं, भले ही बीजेपी के अंदर ये नाराजगी हो जाए कि योगी आदित्यनाथ से इतने सारे मंत्री नाराज हैं, ठीक नहीं है इनका, लेकिन जनता के बीच में अच्छा संदेश जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का जो कद है वो जनता के बीच में जरूर बढ़ रहा है, भले ही बीजेपी की नजरों में उनका कद कम हो जाए या शीर्ष नेतृत्व के नजरों में उनका कद कम हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक ये वार तो जरूर हो रहा है। इसको सीधा हम यही तो समस्या है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के एक बड़े पत्रकार ने मुझसे बताया था कि टेलीविजन पर रोज दिखने वाले नेता से केंद्रीय नेतृत्व इतना नाराज हो गया कि वापस उन्हें पटना के सांसद तक सीमित कर दिया गया। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। सूचना प्रसारण मंत्री थे, संचार मंत्रालय, IT वगैरह देख रहे थे, तो टीवी पर भी दिख रहे थे ज्यादा। एक मंत्री जिनको कभी जीन्स पहनने पर टोका गया था, उनको सुबह 6 बजे कहा जाता है कि तत्काल इस्तीफा दीजिए, वो भी मीडिया फ्रेंडली थे, टीवी पर दिखते थे। तो अच्छे कामों से ही तो दिल्ली को कई बार दिक्कत होती है, एक्सेप्ट नितिन गडकरी। नहीं, अच्छे कामों से नहीं, सीधी सी बात है, वो ये चाहते हैं कि हमारे पैरेलल कोई खड़ा ना होने पाए। तमाम सारे ऐसे नेता हैं जिनको खत्म कर दिया गया, जिनके पर काट दिए गए, और फिर एक ही बात रखी गई कि बीजेपी को कम याद करिए आप, अमित शाह और मोदी को उससे ज्यादा याद किया जाता है, बीजेपी से ज्यादा उनका नाम लिया जाता है। तो उनको, उनके भी मन में ये बात तो होगी कि अब योगी आदित्यनाथ ही एक सबसे बड़ा खतरा उनके सामने मंडरा रहे हैं राजनीति में, तो चलो इनके भी कर पर काटते हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि अब माहौल तो बनेगा, ऐसा लग रहा है। कासिम साहब, क्या वाकई इस तरह का माहौल बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय स्तर पर छत्रप विहीन होकर राष्ट्रीय स्तर के छत्रप के सहारे 300 के मैजिक फिगर को या 272 के मेजोरिटी वाले फिगर को कंटिन्यूअस लगातार चुनाव दर चुनाव पार करने का सपना पाल सके? सांगठनिक ढांचा क्या इतना मजबूत हो चुका है? देखिए, सांगठनिक ढांचा जो मजबूत है अभिषेक भाई, एक चीज लेकिन इसमें अलार्मिंग है। अभी हमने 2022 का चुनाव देखा है, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 3 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। एक है कुंडा रघुराज की सीट, दूसरी है जौनपुर में मल्हनी धनंजय की सीट, और तीसरी है बलिया की रसड़ा, जहां से बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र उमाशंकर सिंह जीते हैं। तो ये चीज जो है ना, इस पे अगर मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हैं, तो क्या हमेशा इसको नहीं देखना है? विजय मिश्रा जैसा आदमी चुनाव हार रहा है, जो बाहुबली भी कहा जाता था और जिसका बड़ा उत्पीड़न भी हुआ था, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा वो था, ब्राह्मणों ने उसका चर्चा की थी, हार गए। लेकिन ये 3 बाहुबली, तीनों सिंह और क्षत्रिय, और तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय जहां पर अपना मजबूत क्षत्रिय पाता है, वहां योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ देता है। और इसकी मिसालें ये 3 सीटें। एक बात। दूसरी बात ये जो अभी रंजू भाई ने कही, मैं इससे सहमत हूँ। योगी आदित्यनाथ इतने ताकतवर हैं, लेकिन यही ताकत उनकी केंद्रीय नेतृत्व के लिए कमजोरी बन गई कि हम आपके बगैर भी चुनाव जीत सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जैसे वसुंधरा राजे का इंतजाम किया, जैसे उन्होंने येदियुरप्पा का इंतजाम किया, वो योगी आदित्यनाथ का भी इंतजाम कर देना चाहती है। ठीक है, ये ना रहे कि योगी आदित्यनाथ ना होते तो इतनी सीटें ना आती और हम भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के संगठन क्षमता, मोदी का नाम, अमित शाह की स्ट्रेटजी, ये इतनी काफी है, और संघ का सहयोग और साथ कि हम उत्तर प्रदेश की उस तरह से सीटों को उसी तरह जीत सकते हैं जैसे जीते थे। आपकी इस बात बहुत मजबूत है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में ना कोई चेहरा था, ना कोई योजना थी, ना कोई बुलडोजर था,
न जिलों के नाम बदले गए थे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 325 पार थी। और इस बार चेहरा भी था, बुलडोजर भी था, योजनाएं भी थी, घर भी था, राशन भी था, सब कुछ था। और उसके बाद भी कितनी सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है, ये बात भी अगर मैं देख रहा हूं तो अमित शाह जरूर देख रहे हो। तीसरी चीज और है अभिषेक जी कि उत्तर प्रदेश में अगर हम और आप देखें तो एक कुर्मी ऐसा वोट है और उसकी रिपोर्ट बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की राज्य से रिपोर्ट बन के गई है कि हमको ओबीसी का वोट इस बार कम मिला है, काफी कम मिला है। अगर दलित जो है उसको मायावती ने राम कर लिया, जिसके प्रयास वो कर रही है, बहुत तेजी से कर रही, जिसने इस चीज को बैलेंस कर दिया था। वरना कुर्मी जो है इतना विधायक हो गया है कि कांग्रेस तक से कुर्मी विधायक हो गया। जैसे कुर्मी पहले वोट करता था 2014 से पहले, उस तरह उसने कुर्मी ने वोट किया है। उसने अनुप्रिया को भी दिया है, सपा को भी दिया है, भाजपा को भी दिया है, कांग्रेस को भी दिया है, और मतलब जिसको उसने देखा पल्लवी को भी दिया, जैसे वो पहले देता था बेनी प्रसाद कहीं, विनय कटियार कहीं, राम प्रसाद चौधरी कहीं, रामललित चौधरी कहीं, ये पहले उसकी स्ट्रेटजी होती थी, उस स्ट्रेटजी पे गया है। तो अगर ये चीज स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक है विधानसभा में चुनाव हार गए, अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन अगर लोकसभा में 4 मौर्य 5 मौर्य को टिकट वो दिला ले गए, नतीजे में फर्क आएगा। एक चीज समझ लीजिए, पूरे पैन यूपी अगर आप कहिए कि फला बिरादरी, उसमें 3 बिरादरियां ऐसी हैं, जैसे लोधी है ओबीसी में, हार्डकोर भाजपा का वोटर है ओबीसी। दूसरे नंबर पे निषाद भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, और संजय निषाद अपनी डपली पीट ले, वो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अच्छी संख्या में निषाद वोट देता रहा है। उन्नाव वगैरह दीपक उपक को छोड़ के, ये जो मनोहर लाल का परिवार था और ये था। लेकिन उसके अलावा जो देहात का, इस टाइप का, सुल्तानपुर का बॉर्डर, इलाहाबाद का, प्रयागराज के इलाहाबाद का बॉर्डर, यहाँ निषाद देता रहा है। बाकी जो छोटी बिरादरियों में पाल है, आपके बिंद है, उसके बाद आपके कुशवाहा है, सैनी है, उस आप जाइएगा राजभर है, इन सब बिरादरियों में इस वक्त टूट है, बिखराव है। और अगर विपक्ष के लोगों ने जैसा काशीराम करते थे, आपने देखा होगा न जाने कितने सैनी, न जाने कितने कुशवाहा, न जाने कितने सब विधायक मंत्री, अगर इस स्ट्रेटजी पे विपक्ष ने काम कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हमारा नुकसान हो सकता है। पहले स्थानीय बिरादरी देखता है, पहले स्थानीय बिरादरी देखता है। तो और इतना बड़ा पैन यूपी का कोई बड़ा लीडर इन बिरादरियों का नहीं है कि जिसके पीछे लोग मर मिटने को तैयार हो। तो कहने का मतलब ये है कि भी देता हूं कासिम साहब, मुलायम सिंह यादव भी यही काम करते थे कि राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री रहते, अटल जी के प्रधानमंत्री रहते 2002 और 2004 में, अपर कास्ट के लोगों को बड़ी संख्या में टिकट देते थे और सीटें झटक लेते थे, जो काम अखिलेश यादव नहीं कर पाए। तो इसका खतरा भी दिख रहा है। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूं कि इस चीज को ऐसे मत देखिए कि देखिए मैंने तो 3 मिसालें आपको दे दी, 3 मिसालें मैंने आपको दे दी, आपके सामने है कि ये कुंडा, और उसके बाद क्या कहते हैं मलनी, और उसके बाद उमाशंकर, तीनों सीट पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई, जबकि ब्राह्मण के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ये कहना कि क्षत्रिय और योगी आदित्यनाथ की वजह से भारतीय जनता पार्टी बना रहेगा, सब अपने अपने स्थानीय शर्तों को देखते हैं। कहीं ब्रिजभूषण है, कहीं धनंजय के साथ, कहीं अभय सिंह है, देखिए अभय सिंह गोसाईगंज से विधायक हो गए। तो ये भी आपके सामने है। वहीं अयोध्या में गोसाईगंज से अभय सिंह जीत गए चुनाव, कहीं सोनू मोनू है आपके हार गए, वहां सपा जीती है। तो ये जो छत्रप हैं, जो जिलों में जनपदों में ऐसे बैठे हुए हैं, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ नो डाउट क्षत्रिय के अलावा समाज के हर वर्ग में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन ये जो मीडिया का कॉन्सेप्ट है, हिंदुत्व और क्या कहते हैं बहुसंख्यकवाद, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चुनाव की स्ट्रेटजी है उसको बहुत करीब से अभिषेक जी देखा भी है, वोटिंग पैटर्न को देखा भी है, वोटों के बंटवारे को का स्टडी मैंने किया है, और भाजपा और आरएसएस पे तो मैंने पीएचडी की हुई है। मैंने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत जिस बिल्डिंग से की है उसका नाम प्रताप भवन और वीर अर्जुन है। मैं वीर अर्जुन अखबार और प्रताप में 4 साल रहा हूँ, जहां पर मैंने मदन लाल खुराना और विजय कुमार मल्होत्रा और केदारनाथ साहनी को दरबार करते हुए देखा अपने संपादक के नरेंद्र का। तो मैं तो उस स्कूल से पला बड़ा हूँ, मुझे सब मालूम है। मैं तो उस जमाने में क्या कहते हैं वहां चला जाया करता था, जिस जमाने में आपके ये केंद्रीय मंत्री अभी जो आपकी नहीं है,
हटा दिए गए हैं, क्या नाम उनका, ये जब पांचजन के एडिटर हुआ करते थे। तो मैं वो उस स्कूल के एक एक छात्र और एक स्कूल के प्रोफेसरों को खूब जानता हूँ। उस अखबार से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी उप संपादक हुआ करते थे, विजय कुमार महतो जिसमें नौकरी करते थे। कुछ नहीं है, सब मोह माया है। आरएसएस जब जैसी जरूरत 30 साल 35 साल कांग्रेस को पाला आरएसएस ने, राजीव गांधी का चुनाव जितवाया आरएसएस ने। कि ऐसा कुछ नहीं है, जो काम जहां से उनको लेना है वहां से वो लेते हैं। और ये जो है, ये राजनीति की शुद्ध राजनीति की लड़ाई है। और राजनीति की लड़ाई में कुर्सी सबसे अहम होती है। इस कुर्सी के लिए हर आदमी अपने दांव घर खेलता है और सबको अधिकार है। अगर योगी आदित्यनाथ ऊपर जाना चाहते हैं उनका अधिकार है, अगर केंद्र में बैठे हुए लोग उनका कद कम करना चाहते हैं उनका अधिकार है। ये राजनीति की मजबूरी है कि कोई बढ़ना चाहता है उसको दबा दो, जो बढ़ना चाहता है उसकी मजबूरी है कि ऊपर वाले के कंधे पे पैर रख के निकल जाओ। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। शेर सुना दूं आपको, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे कुचल के अगर तुम निकल सको तो चलो, इसका नाम है राजनीति। जी अभिषेक रंजीव जी अंतिम टिप्पणी के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। पिछले योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के अगर आखिरी 2-3 सालों की बात करें, दो चीजें चर्चा में थी। एक ठाकुरवाद और दूसरे ठाकुरवाद के दो शिकार जो कथित तौर पे बताए जा रहे थे, ब्राह्मण और दलित। संयोग ऐसा है कि ब्राह्मण और दलित ये दो बिरादरियां ही ऐसी है जिनके मंत्री खुलकर फिलहाल सामने आते हुए दिखे हैं। तो इसको किस चश्मे से मौजूदा दौर में देखा जाना चाहिए कि क्या ये नई दिल्ली की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, या ये सिंपल सा ओएसडी हटाने या करप्शन या बाकी जो कहते हैं वो दिनेश खटीक की व्यक्तिगत नाराजगी, सिर्फ इसको यहीं तक सीमित मान लिया जाना चाहिए? अभिषेक भाई मुझे इजाजत दे दें, मुझे कहीं और जाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कासिम साहब। बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात कर दूं कि मुझे लगता है कि जो सरकार चूंकि अभी बने हुए 100 दिन हुए हैं, बहुत लंबा कार्यकाल नहीं बीता है। और चूंकि एक कार्यकाल 5 साल का ये सरकार बिता चुकी है और मुख्यमंत्री वही थे। मेरा अपना मानना है कि जो भी मंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, जो आपने कहा ब्राह्मण हो या दलित हो, एक किस्म की पोजीशनिंग सारे लोग कर रहे हैं ताकि आने वाले जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें उनकी थोड़ी सी ठकुरस्वासी चलती रहे और उनकी बात का दम बना रहे। तो इसको मैं पोजीशनिंग ज्यादा मानता हूँ। इसको मैं बहुत बड़ी कोई घटना नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ी बगावत हो गई है या कोई ठाकुर नाराज हो गए हैं या दलित नाराज हो गए हैं। जो चीज मार्के की है, जो जिसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ कि जो परसेप्शन एक बना रहा है, जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है और जो काफी हद तक मुख्यमंत्री के संदर्भ में, जो कासिम भाई भी कर रहे थे, मुख्यमंत्री के बारे में ये माना जाता है कि उनका हाथ और दामन साफ है और जीरो टॉलरेंस की बात वो बहुत ठसके के साथ, बहुत जोरदारी के साथ करते थे। मुझे लगता है वो थोड़ा डेंट लग गया है। ये जो तबादलों का पूरा प्रकरण सामने आया है, जो भ्रष्टाचार का, इस पूरे प्रकरण का अगर आप पोस्टमार्टम करें और कोई मीमांसा करें तो मुझे लगता है कि वो मीमांसा यही है कि जो एक इमेज बनी थी, जो एक परसेप्शन बना था सरकार के बारे में, जो मुख्यमंत्री के बारे में या उनके कार्यालय के बारे में, उसको अच्छा खासा डेंट लग गया है। ये पब्लिक परसेप्शन में ये चीज गई है कि नहीं साहब, अफसर हो या कोई मंत्री हो, किसी के भी मिली भगत से ओएसडी हो, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जरूर है। मुझे लगता है कि इसको निपटना, इस परसेप्शन को खत्म करना योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा चैलेंज है। अब वो इसको कैसे करते हैं खत्म, ये अगले कुछ दिनों में हम लोग को देखना पड़ेगा। क्या वो इसको खत्म कर पाएंगे या ये स्नोबॉल करते हुए और बढ़ता चला जाएगा, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें समय के गति में है, लेकिन मुझे लगता है अगर पॉलिटिकली आप देखें तो 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई चुनाव, अगर 14 को देख लें, 17 को देख लें, 19 को देख लें, 22 को देख लें, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, मुझे लगता है 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत ही हेवी एंटी इनकम्बेंसी के साथ सरकार चुनाव में जाएगी। और उसमें अगर ये तबादलों में भ्रष्टाचार, मंत्रियों का चिट्ठी लिखना, ये सारा कुछ रहेगा तो वो छौका लगाएगा, उस समस्या को बढ़ाएगा। तो अगले 2 साल मुझे लगता है, बहुत 2 साल भी नहीं, अब तो थोड़ा और कम समय है, ये रोचक होगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में, ब्यूरोक्रेसी के संदर्भ में, और विपक्ष क्या करता है इसके संदर्भ में। तो हम लोग को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जी, बड़ी बात आपने कही है। और उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे बड़ा सवाल फिलहाल परसेप्शन का है। परसेप्शन वो गवर्नेंस के लेवल पे, परसेप्शन करप्शन के मामले में, और सबसे बढ़कर परसेप्शन नई दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई के बारे में, उस तथाकथित लड़ाई के बारे में जिसे कुछ लोग तथाकथित मानते हैं, कुछ लोग वास्तविक मानते हैं। लेकिन यही वो मुद्दा है जिस मुद्दे के इर्द गिर्द अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के सियासी कद
जिसमें अब 2024 एक बहुत निर्णायक भूमिका निभाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि 24 में भले ही नरेंद्र मोदी यदि भाजपा चुनाव जीत जाती है, सत्ता में आ जाती है, उस परिस्थिति की बात मैं कर रहा हूँ, हार जाए तो बात अलग है, लेकिन यदि जीत करके आ जाती है तो 24 में भले ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इतना जरूर तय हो जाएगा 24 में ही कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी आने वाले समय में कौन होगा, ये तय हो जाएगा। लेकिन दूसरा यथार्थ ये भी है कि यदि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव येन केन प्रकारेण 2004 के फील गुड और इंडिया शाइनिंग की भांति गंवा बैठते हैं, तो उस हालात में बिना योगी आदित्यनाथ के प्रयास किए ही अमित शाह का सियासी कैरियर कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो देखते हैं आगे चलकर उत्तर प्रदेश में क्या होता है, किस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों में बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल आज की सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए रंजीव जी, अशोक कुमार जी और सैयद कासिम साहब, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।